everyone, Assalamu alaikum. My name is Adil Sameen. I am your CBI. I am your investment guide based in Istanbul, Turkey. ये हमारी थर्ड वीडियो है सिटीजनशिप लॉ बाय प्रेसिडेंशियल राइट बाय प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी एक्सेप्शनल जो आ जाता है 5901। अब उसमें जो आता है लॉ कहता है दूसरा लॉ, ठीक है। इसके अंडर कौन सा आता है? टर्किश लैंड एंड रजिस्ट्री लॉ, जिसको हम तपू के लिए कहते हैं, 2644। और ये हमें बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉरेनर्स ले सकते हैं, कौन सी एलिजिबल है, कौन सी एलिजिबल नहीं है। लॉस क्लियरली स्टेट करता है कि वो प्रॉपर्टीज जो कि फॉरबिडन जोन है, मिलिट्री के लिए है या सिक्योरिटी जोन, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और अगर समहाउ आपने ले ली है, वो आपके सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होएगा। ठीक हो गया। इसमें कुछ विलेजेस आ जाते हैं, कुछ कोस्टल एरियाज आ जाते हैं, फिर मिलिट्री बेसिस आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप फॉरेनर हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस है। इनिशियली तो गवर्नमेंट को नहीं पता ना कि आपकी इंटेंशन क्या है, राइट। जब आप टर्किश सिटीजन हो जाते हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो पहले बेस हमें आपकी क्लियर करनी है कि वहां पे प्रॉपर्टी ली जाए जो कि आपको अलाउड है, जो एलिजिबल जोन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि टर्किश सिटीजनशिप के लिए ये फॉरेनर्स जो है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे। वो रहने के लिए अपने घर, विला हो सकता है, ये काम करने के लिए दुकान हो सकती है। फिर ये लॉ कहता है कि फॉरेनर्स जो है यहाँ पे 3 लाख मीटर स्क्वायर के आसपास जो है, हेक्टेयर्स मीटर स्क्वायर के आसपास ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर आ जाता है कि हमें देखना है, मतलब मैं अगर हमारी बात कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये आप लोगों का काम नहीं है कि वो वहाँ पर हो जिसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, कात इत्तेफाक है, कात मुल्कियत है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो। फिर जाकर आपको रजिस्ट्री मिलती है जिसको हम तपू करते हैं, फिर जाकर बाकी सिलसिला होता है। मैं सबको कहता हूँ यार, देखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार टर्किश सिटीजनशिप लेनी है, ठीक है ना। ये बच्चों के काम करने वाले नहीं है, ना ही ये स्टूडेंट्स के काम करने वाले हैं, ये प्रोफेशनल्स के काम है, हमें ही करने दें। इसीलिए 10 साल से बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सारी जगह है कि आप खाली ज़मीन नहीं ले सकते, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं ले सकते, विलेज लैंड नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री नहीं है वो नहीं ले सकते, शेयर टाइटल डीड नहीं ले सकते। आज से वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 साल पहले शेयर टाइटल डीड्स अलाउड थी कि फॉर सपोज जब $2.5 लाख का था, आपने, आपके भाई ने या किसी ने भी शेयर टाइटल डीड ले ली जिसमें 1/2 आ जाता था। हाफ प्रॉपर्टी 5 लाख की है तो हाफ आपकी हो गई, हाफ उनकी हो गई, तो अलाउ हो जाता था। मगर अब बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी एक बंदे के लिए, एक सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगी, ठीक आ गया। अब इसमें हमारा जो काम है वो हमें देखना होता है। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि कात इत्तेफाक क्या है, कात मुल्कियत क्या है, कि कंस्ट्रक्शन पर है या उसकी पूरी ओनरशिप है, मतलब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, आसान अल्फाजों में हम बात करें, ठीक है। दैट इज आवर थिंग टू डू। हमारा काम होता है कि यार ये बता देना, आफ्टर डूइंग आवर ड्यू डिलिजेंस विद आवर एक्सपीरियंस, विद आवर एक्सपर्टीज, आवर लॉयर्स, आवर अटर्नीज, आवर टीम, कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी जो है एलिजिबल है और ये एलिजिबल नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर फिर हम आपका प्रॉपर्टी लेते हैं। फिर इसमें तपू आ जाता है। तपू हम कहते हैं रजिस्ट्री को। रजिस्ट्री के लिए आपका ओनर नेम, प्रॉपर्टी टाइप, उसमें ब्लॉक नंबर, पार्सल नंबर, एरिया नंबर, यूनिट नंबर, लैंड शेयर आता है, फिर प्रोजेक्ट स्टेटस और यूजेज टाइप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। तुर्की में बाय लॉ है कि अगर आप यहाँ पे घर ले रहे हैं, अपार्टमेंट भी ले रहे हैं, तो आपको शेयर ऑफ द लैंड मिलता है। समझ आया ये नहीं है? देखिए, अगर आपका अपार्टमेंट है 200 मीटर स्क्वायर का और वो पूरा ज़मीन जो है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है 2 लाख मीटर स्क्वायर का है, दैट मीन्स यू आर द पार्शियल ओनर ऑफ दैट लैंड।
तो उसका होगा कि जितने वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे सोशल सर्विसेज है, सोशल फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ हैं, कितना ग्रीन एरिया है, उसके बाद जाकर वो लिखा जाता है कि जी 2 लाख में से फॉर सपोज इतना लैंड एरिया आपका है, ठीक है ना। रीजन, कल को गवर्नमेंट कहती है कि जी वहाँ पे हमने 200 अपार्टमेंट की बजाय अब 2000 अपार्टमेंट बनाने या 1000 अपार्टमेंट बनाने, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है। तो अगर आज आपके पास 200 मीटर स्क्वायर है, कल को गवर्नमेंट कहती है कि जी हम 100 मीटर स्क्वायर के बना रहे हैं, तो आपको 2 अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि लैंड शेयर जो है वो आपका 200 मीटर स्क्वायर था। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। क्योंकि ये लीज प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आपकी ओन प्रॉपर्टीज है, इनहेरिटेंस में आगे ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अब देखें, फिर हमारे पास इसमें आ जाता है कि तब्बू की जो फीस है, रजिस्ट्री फीस, वो 4% है, वो 2% जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। फिर इसमें आपका देखा जाता है टैक्स का। टैक्स बड़ा ज़रूरी है कि 150 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट का आपका मीटर स्क्वायर क्या है, वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, उसकी बिलदिया क्या है, फिर जाकर उसके ऊपर आपका टैक्स होता है। वो 1% हो सकता है, वो 10% हो सकता है, ये वो 20% हो सकता है। And as a foreigner buying for the first time in Turkey, जिसके पास यहाँ की रेजिडेंसी नहीं है, उसके लिए हम जो है लॉयर्स के साथ मिलकर आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाते हैं और एग्जेम्पशन ले लेते हैं आपके लिए। अंडरस्टैंड, मतलब ये हमारे काम करने वाले हैं आपके लिए। तो बड़ा आसान तरीके से ना, मैं पिछले 8 साल हो गए, आई बिलीव 800-900 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं, बड़ा आसान बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले स्टेप के ऊपर, ठीक है। इसका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, राइट अस डाउन इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।